के इत्मीनान से आप लोगों से बातें करता हूँ, तो फोन नीचे रख देता हूँ, लग जाऊँ तो आप क्या फोन रख गया। तो हम जिंदगी की बात करें कि मैंने जिंदगी को किस तरह से लिया और किस तरह से जिया, जिंदगी होती क्या है, कैसे जीना चाहिए, ये सारी अपनी ही सोच से मैं चलता रहा। और उसमें मैंने देखा कि सबसे जो अहम है वो है कान, सुनना। सुनना इतना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बगैर सुने हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं सुनने वाली बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं जानते नहीं, बस देखता रहता था रामलीला, रासलीला और गांव में, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे गांव का हूँ जहाँ कुछ नहीं था, ना स्कूल था, कुछ भी नहीं। मेरे नाना जी ने स्कूल बनवाया और वो भी स्कूल बनाया कि मेरे मामा जी का नाम लक्ष्मी नारायण था, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन के नाम से उन्होंने स्कूल बनाया, क्योंकि मेरे मामा जी को एक कुत्ते ने काट दिए तो उससे वो पागल होकर उनकी डेथ हो गई, उनकी स्मृति में वो स्कूल बनाया गया था। तो वही स्कूल अभी भी है, उसी में मेरी पढ़ाई लिखाई, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। वो हायर सेकेंडरी, पहले उन दोनों 11वीं को हायर सेकेंडरी कहा करते थे, तो उसी में मेरी सब पढ़ाई हुई। उसके बाद कॉलेज में कभी नहीं गया, क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं मुझे, घर छोड़ के आ गया था। तो मैं बात कर रहा था कान की, मेरा ताल्लुक था म्यूजिक से, मैं म्यूजिक सीखना चाहता था। अब म्यूजिक से क्यों ताल्लुक रहा, क्योंकि जब मैं 3 साल का था तो हमारे गांव के पास में एक जगह थी, आधार ताल उसको कहते हैं, तालाब था, तालाब के किनारे एक टीला था, और टीले पे एक मकान था जो सिर्फ हमारा मकान था। मेरे नाना जी की करीब 3-3.5 एकड़ जमीन थी, जो पूरे खेत थे सामने, और सामने मेन रोड है, मेन रोड जाता था, उसके तक दूसरी तरफ गाँव था। तो पूरे दिन में कभी कोई ट्रक आ जाता था, कभी कोई एक बस आ जाती, तो हम बस देखने दौड़े चले जाया करते थे। तो वो जमाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि पूरे खेत और खेतों के बीच में से दोपहर के वक्त एक पापड़ बेचने वाला निकलता था वहां से। मैं रहा तो 3 साल का था, तो वो पापड़ वाला बेच सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ बेचता था, दूर से निकलता था। तो कैसे पापड़ बेचता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। हम बुलाते थे पापड़ वाले, यहाँ पापड़ वाला आता था। अब जब घर में आ जाता तो उसके बोलने का थोड़ा लहजा बदल जाता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और फिर चल पड़ता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये स्वर मेरे कानों में पड़े, जब मुझे होश आया तो का, मैं दिन भर घर में पापड़ ही बेचता रहता था। तो पापड़ बेच के मेरे जहन में ये स्वर आए, तब से मैं म्यूजिक की समझ आई। फिर उन दिनों इतना सुरीला माहौल हुआ करता था कि एक घर के पास एक सूरदास जो भीख मांगते हुए निकलते थे, उनकी पत्नी थी, उसमें कंधे पे हाथ रख के वो भजन गाते हुए निकलता था, और इतना सुरीला भजन गाता था कि उरस खान का एक दोहा गाता था कि आजू गई होती भोनैया रजू दोनों रोज नंदा कर हो रही वाको जियो जुगो जसमती को सूत्र जाते कयो नहीं। माई बंद हो गया, लगाई के जन मोहि बनाई जेठो निरादारी हमेलनी भारती आनंद भारती ज्योति चितारत सुने तुम भगति सोनित सब कभी बनी दिल सुंदर की लत मात की अंजना पद जन्ना कटी पड़ती। अरे वाचा विपर सितारे बिनो कभी भारती काम कलानी दी छोटी रे साधु के साधु बदल दी हरि हाथ से गयो मानी हरि हाथ से। दूसरा गाना मैंने ये, उसके बाद तो पूरा जो माहौल वहां का रामलीला, रासलीला, ये सब चलता रहता था। तो
दिनों ये सब जिस तरह का जो डीजे वीजे उससे रामलीला करवाई दी जाती, वहां तो कुछ नहीं था, साल कुछ लाइव होता रहता था। और इतना बढ़िया खूबसूरत, फिर होली और दिवाली दशहरा इस जब आता था वहां पर, तो उस वक्त पहले से ही गांव में गाने वाने शुरू हो जाते। तो ये सब, और फिर हम वहां से मेला देखने जाते थे, तो वहां का फोक, क्यों बैलगाड़ी हुआ, बैलगाड़ी थी, मैं खुद बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चलाया करता था, ऐसा मेरा बचपन रहा। और मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, उसने मुझे ऐसे जीवन दिया जहाँ की जमीन पे रहने का बड़ा मौका मिला, और उस जमीन पे ही मुझे मजा आने लगा। फिर क्या हुआ कि जब पढ़ाई लिखाई की बात हुई तो मुझे साइंस दिलवा दी गई। अब साइंस तो एग्जाम दिलवा दी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं नौकरी के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, मैं करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब दिला दी तो बस वो रट्टे मार मार के किसी तरह हायर सेकेंडरी तक आया। और हायर सेकेंडरी के बाद मैंने एग्जाम दिया, और उसके बाद मुझे बिल्कुल यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगा, पक्का था बिल्कुल कि फेल होना है मुझे। तो मैं परेशान, मेरे वही लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन के सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ था, उसके नीचे मैं बैठा हुआ और सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। तो मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ में था, वो तो मतलब फेल ही होता रहता था, और मैं उसको कहता हूँ प्रोफेशनल भगोड़ा था। वो महीने में जैसे ही अपने पिताजी की जेब से 150-100 रुपए उसको मिलते थे तो वो लेके भाग जाता था। तो वो कम वक्त पहुंच गया उधर, आया तो उसने कहा क्यों बैठे हो, तो मैंने बताया मैं फेल हो जाऊँ तो क्या करूँ, मैं बताओ। तो कहता ऐसा लग रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। तो कहने लगा भागोगे, मैं कहा भाग नहीं चाहता हूँ, तो चलो मैं भाग रहा हूँ। तो बस उसके साथ में भाग के आया। पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा, पहली दफा मैंने ब्रेकफास्ट किया, मुझे मालूम नहीं था ब्रेकफास्ट होता क्या है। वो कहीं जाके वो समोसे और कुछ उसने वो ब्रेड और क्या कुछ ला दिया, तो मुझे ब्रेकफास्ट नाम मालूम हो गया कि बड़ी अच्छी चीज है, ब्रेकफास्ट होता है। फिर हम वो ट्रेन में बैठ के ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में ये अनु कपूर उनके फादर की एक नाटक कंपनी थी, जो पारसी थिएटर कंपनियां कहलाती उन दिनों। और ये पारसी थिएटर के बारे में बता दूं, पारसी थिएटर फिल्मों से पहले हुआ करता था, और फिल्म जब बननी शुरू हुई तो पारसी थिएटर से ही लोग इसमें आए, नाटक कंपनियों में, अरे सॉरी फिल्मों में, वो नाटक कंपनियों से। तो ये पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, इनकी सबकी पारसी थिएटर में थे, उनके फादर की नाटक कंपनी थी, और फिर ये लोग सब जब फिल्म बननी शुरू की उसमें आ गए। अब मैंने कभी थिएटर लफ्ज अपनी सुना ही नहीं था, तो वहां लिखा हुआ था भोपाल थिएटर कंपनी, तो मैं समझ नहीं पाई ये थिएटर होता क्या। तो खैर मैं वहां, हमने पहले दिन ₹2.50 या ऐसे 3 रुपए का टिकट लेके हमने नाटक देखा, और वहाँ वो फिल्मी एक नाटक हो रहा था नागिन, वो प्रदीप कुमार और बैजंती माला वाला, और उसमें एक लड़की थी वो हीरोइन बनी हुई थी, और एक गंजा था आदमी उसका हीरो था। तो राज कपूर वाला कौन था, प्रदीप कुमार वाला रोल कर रहा था। मुझे बड़ी शर्म आई कि लड़की कैसे डांस कर करके हंस रही और ये गाना गा रही है और ये सब, लेकिन सुरीले सब लोग थे। तो खैर जी हमने वो देखा, नाटक देखा, और जाके बस स्टैंड पर सो गए। उसके बाद दूसरे दिन उसके फूफा जी वहाँ रहते थे, वहाँ हम गए, और जाने के बाद वहाँ रहने लगे। तो क्योंकि उसकी आदत थी भागने की, एक दिन वो 2-3 दिन के बाद मुझे छत पे छोड़ के भाग गया वहां से। वो तो भगोड़ा था, भाग गया वहां के। तो उनके जो भाई थे वो कहने लगे भैया तो ये कैसे रहोगी यहाँ पे, है? तो मैंने कहा नहीं मैं खुद ही जाना चाहता हूँ। तो कट्टू मैं वहां छोड़ के, और मेरे पास एक आधी जोड़े कपड़े थे वो लेके आया, और नाटक कंपनी में एक कॉमेडियन था, किशन उसका नाम था, उससे मैं मिला। तो पूछा कि क्या करते, मैंने कहा गाना। तो उसने कहा कि चलो मिलवा देता हूँ। तो अन्नू के फादर कपूर साहब उनसे मिलवाया। तो बाकी सारे लोग जो रात को जो ड्रामा करते वो सब वहीं इकट्ठे, वो सुबह उनको भी जो राशन कहते थे वो उसके जो 2 रुपए, 2.5 रुपए, 5 रुपए जो मिलते थे वो बांट रहे थे। मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा, उसने बताया कि ऐसा हुआ है, इसके साथ में क्या करूँ, ये गाना गाता है। तो बोले सुना। तो मैंने सुनाया उनको गाना। अब मैं क्या कि मैं तो बिल्कुल गांव का बुंदेलखंडी, वहां भूली जाती थी, सा और शाह में कोई फर्क मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने उनको गाना सुनाया, तुझको खुशियां मुबारक होए दिलरुबा, हाथ मल कर मेरी जिंदगी रह गई, और तेरे नक्शे कदम देखते देखते मेरी गर्दन झुकी की झुकी रह गई। जब उनको सुनाया तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पर गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा तलफ्फुज़ का मतलब तबले से कोई ताल्लुक होगा इसका। तो मैंने कहा जी तबले पर गाऊंगा।
तो सारे हंसने लगे, तो मुझे बड़ी शर्म आई कि ये हंस क्यों रहे हैं। तब बाद में उन्होंने बताया तलफ़ुज़ का मतलब बेटा प्रोनाउंसिएशन होता है, वो 4 वर्ड होता है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर लूँगा। तो उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में रख लिया उस नाटक कंपनी। अभी 2 रुपये 50, ये कहने को 2 रुपये 50 पैसे थे, लेकिन मिलता 1 रुपया 1.5 रुपये। कभी बारिश हो जाती थी तो 1 रुपया मिल जाता था, 8 आने मिल जाते थे। तो हम कभी 8 आने मिल गए तो 4 आने का आटा ले आए, 4 आने के टमाटर लेके और वो कुछ चटनी बनाई और उस आटे की रोटी बना के खा लेते थे। और आधी रोटी खाते थे, आधी पेट पे रख देते थे। तो पेड़ पे इसलिए रखते थे रात को खाएंगे। तो कुछ लोग वहाँ जुआ भी खेलते रहते थे, तो जो हार जाता तो पेड़ से रोटी निकाल के खा जाता था और हम भूखे रहते थे रात शाम को। तो इस तरह का माहौल था। तो मैं 6 साल नाटक कंपनी में रहा, बिल्कुल खाना बदोशों की तरह। और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो थे कि हम खूब भूखे रहते थे लेकिन हंसते रहते थे कि सारे लोग। और वहाँ 1 महीने इस गांव में, दूसरे महीने दूसरे गांव में ऐसे जाते रहते थे। और करते करते ये नॉर्थ का पूरा हिस्सा हम जा के 6 साल में मैंने सब पूरा कवर किया। फिर मैं बिहार भी गया, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सब जगह जाके तो 1-1, 1.5 महीने में हमने वो जाते थे। और स्टेज कैसे बनता था कि गांव के किनारे 24 बाई 24 का एक गड्ढा करते थे। गड्ढे को खोद के उसकी मिट्टी ऊपर डालते थे, वो स्टेज बन जाता था। गड्ढे में चेयर लगा देते थे, वो फर्स्ट क्लास होता था। पीछे दरी बिछाते तो वो सेकंड क्लास, और पीछे वाला सभी जो थर्ड क्लास होता था। तो ऐसे लोग वहां पे नाटक देखते। तो वो हमने 6 साल मैंने नाटक कंपनी में गुजारे। और वहां जो मैंने सीखा, उन दिनों में मुकेश, मन्ना डे और रफी, इनके गानों की नकल किया करता था और बिल्कुल उसी तरह कॉपी किया करता था। तो वहाँ एक गेट कीपर थे, सार्जेंट बाबा। अब ये मैं कानून की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सुनते रहे तो हर आपकी जिंदगी में इतने लोग जो मिल जाएंगे, ऐसी एक लाइन में पूरी नसीहत देते हुए चले जाए। तो अगर आपने उनकी नसीहत को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर गौर किया तो देखिए आपको रास्ता बिल्कुल ऐसे खुलते चला जाता है। तो वो एक सार्जेंट बाबा थे जो कोई 80-82 साल के थे, वो गेट कीपर हुआ करते थे। तो हम वहाँ स्टेज पे वो जो बना था, तो स्टेज पे दिन के वक्त हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ गाने की। ऐसे ही हारमोनी मास्टर था और मैं गा रहा था, कोई मुकेश का गाना नकल कर रहे। तो ये जो बाकी लोग थे तो बिल्कुल कह रहे यार क्या बात है, क्या बढ़िया गाते, बिल्कुल कॉपी करते हैं। वो सार्जेंट बाबा को बिल्कुल दोबारा नहीं। वो कहते ये कॉपी करने से क्या होता है, नकल होती है। क्या वाह 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 क्या करते हो, अपना नहीं है क्या? बोले अल्लाह ने सबको दिया है, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, अपने आप को देखो, ये दूसरी की नकल करके नकल करते रह जाओ। बात बिल्कुल सही लगी मुझे और मुझे लगा कि वाकई नकल किसी की नहीं करनी चाहिए। तो वो दिन था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। फिर अपनी ही आवाज में मैं अपने आप को ही ढूंढता रहा, अपने आप की खोजता रहा कि मेरे अंदर जो ईश्वर ने आवाज दी वो क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो फिर वहां से वो शुरू हो गया। और फिर मैं फिल्मी गाने भी अपनी तरीके से गाता था कि इमोशन जो अपने खुद के जो होते थे वो, मसलन जैसे और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम दबा रखा है। और इस दिल में, और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम दबा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम दबा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम दबा रखा है। ये जो इमोशन अपने आप सबसे बिल्कुल फर्क होते हैं, उनको कैसे आप उन पर काम किया जाए। क्यों ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया हो, हर शख्स को दिया। लेकिन क्या है, खूबियां भी है, खामियां भी। अगर आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया है कि आपके अंदर क्या खूबी है, तो उन खूबियों में थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो खूबियों को और खूबियों में और तब्दील करिए, और अगर खामियां हैं तो उनको खूबियों में तब्दील कर लीजिए। लेकिन झांकना आपको अंदर ही पड़ेगा। और वक्त, ये जो वक्त है, अगर वो जाया किया आपने, अगर आप इसमें हैं, और मेरा ये सबसे खूबसूरत पेशा यही है। मैंने ये जो एक्टर का पेशा अख्तियार किया है, उसकी वजह यही है कि हमको सब कुछ सीखना बड़ा जरूरी है।
आपको गाना भी आना चाहिए, आपको नाचना भी आना चाहिए, आपको घर में झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, आपको लोगों को पानी पिलाना भी आना चाहिए, आपको मास्टरी भी आने चाहिए, आपको बैंक में काम करना भी, सब कुछ। ऐसा कोई वो नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा मजा आया कि सब कुछ सीखना। मुझे तो जिंदगी का मजा आ गया और मैं फिर लेके चला और जहाँ जो मौका मिलता रहा। और क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, अगर उनके साथ अगर आप सीखना चाहें तो एक जिंदगी छोटी लगती है। इतना कुछ पड़े मुझे रास्ते में मिले तो ये 6 साल के दौरान। और खैर जी वो फिर उस नाटक कंपनी का पतन हुआ। वहां एक और मैं बात बता दूं, एक थे मोती बाबा जो 118 साल के थे। 118 साल की उम्र तक वो नाटक करते रहे और बिल्कुल 6 फीट के करीब और पठान थे। और हम लोग जब नाटक चलता रहता था तो आग जलती रहती, वहां बैठे रहते और कहते थे कि मोती बाबा आपकी एंट्री। तो एंट्री क्या, कोई सीन चल रहा है, उस सीन के सामने पर्दा गिराया जाता था और मुझे पीछे सीन बदला जाता, तो उस वक्त कोई एंट्री देता था। मैं कभी गाना गा देता था, कभी वो, फिर कभी ये मोती बाबा चले जाते। तो मोती बाबा से कहा, मोती बाबा आपकी एंट्री। मोती बाबा गए वहां और जाकर उन्होंने यूं बात उठाई, सर के ऊपर के गंजे रहते थे बिल्कुल, बात यूं रखी और पहुंच गए स्टेज के ऊपर। बगैर कुछ सोचे समझे पहुंच गए और कहने लगे चा से चुन्नन चकोर की चांद पे चाटा मारा। तो चाटा मार के जोर से यूं मारते तो पूरी राख उड़ती थी उनके सर से। और चुन्नन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गए, चाराने का चमड़ा लिया, चीन चार के चौरवा तैयार किया, चौक वाली गली में चाराने की चीनी, चाराने की चाय, चाराने के चने देखे, चने चबाते चबाते चचा चुन्नैट के पास पहुंचा। चचा चुन्नैट चरपाई में बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय कहिए चूल्हे पे चढ़ाए, चाची चिमटे से चिंगारी पे चपाती चला रही थी। चाचा ने चिल्ला पड़ी, चाचा तो ये जब मैंने देखा वहां का माहौल तो लगा कि तो हर पल सीखने का होता है। तो मैं बिल्कुल लगा रहा, मुझे पैसों की मैंने फिर दूसरी, क्योंकि मैं थोड़ा फिर मैंने वहां उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी, क्योंकि जरूरी था, नहीं तो मेरा कोई तबले पहले से खराब था कि तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसके वजह से मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। उससे मुझे जबान का जो पता लगा कि जबान होती क्या। तो ये सब का वहाँ सब उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग थे और उर्दू ही जबान हुआ करती थी। और जो राइटर होते थे, मुंशी दिल लखनवी, आगा हशर कश्मीरी और राधेश्याम कथावाचक, के लोगों के प्लेस मुंशी दिल लखनवी का अगर आप लैला मजनू पढ़ लेंगे तो हम शेक्सपियर इनको कहीं से कम नहीं जो थे वहाँ। तो वो जबान का फिर मुझे वहाँ मतलब समझ में आया, जबान एक्टर की कितनी जरूरी है, वो सारा फिर चलता रहा। तो बस यही सिलसिला चलता रहा। 6 साल के बाद कंपनी का वैसे ही पतन हो गया तो खत्म हुई कंपनी और मैं वहां से लखनऊ आ गया। लखनऊ में फिर मैं दूसरा फिर पपेट थिएटर करने लगा, रुका कहीं नहीं हमेशा। और इसलिए कि मुझे सीखने में इतना मजा आता था कि जो भी मिल जाए सामने बस मैं चाहता था सीख लूं। और काम करने का भी नहीं मैंने सोचा कि मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि ये काम आएगा। मैंने कभी ये सोच के नहीं, कभी एक नीयत थी, बस मुझे लगता था कि मुझे आना चाहिए, बस सीखते हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर मरना भी है तो मेरे सामने आगे मर गया। तो ये तब से मुझे लगा कि वाकई मरूंगा, काम करते ही करते मरूंगा, मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा कभी जिंदगी। उस दिन के बाद मैंने तो ऐसे इसीलिए मैं कहता हूँ कि पता नहीं आपको कौन क्या नसीहत दे जाए जिंदगी में, तो ऐसी नसीहत को लीजिए और यही आपका वो है आगे बढ़ने के लिए, यही चीजें रास्ता खोलती है। फिर तो मैं वो ट्रेनिंग की और मुझे उन्होंने क्या किया था, मैंने एक्टिंग में नहीं किया स्पेशलाइजेशन, मैंने स्टेज क्राफ्ट डिजाइनिंग में, स्टेज क्राफ्ट, मेकअप, ये सारा कुछ सब मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा करना क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो दे दिया। अब सारे लड़के कहते हैं यार ये तो मजदूरों का काम है, तूने क्यों इसमें करा? मैंने कहा नहीं, मुझे इसलिए मजा आता है। और यकीन मानिए मैंने सबसे ज्यादा एक्टिंग की वहां पर, में पंकज कपूर और राज बब्बर, अनुपम खेर, सारे लोग थे उस दौरान, और सबसे ज्यादा मैं रोल करता था वहां पर। और ये स्टेज क्राफ्ट तो उससे मुझे अभी
स्टेज क्राफ्ट से इतना फायदा हुआ, एक तो मैं वहाँ भी सेट वेट लगाता रहता, मुझे वो जो हमारे गुरु जी थे कारपेंटर, तो उनके साथ रह के मुझे बड़ा मजा आता, तो उन्हीं के साथ जाता था, तो सेट लगा देता था, कारपेंटरी करता था। अभी घर में भी मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप बना रखी है, जहाँ कुछ कुछ करता रहता हूँ, फ्लूट बनाता रहता हूँ, और अभी एक मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट कुछ बनाता रहता हूँ। तो इतना मजा आता है, तब लगता है कि अगर मैंने वो ये स्टेज क्राफ्ट नहीं किया होता तो आज ये मैं इससे वो होता, और ये खाली वक्त में करता क्या। अभी मेरे पास ऐसा लगता वक्त ही नहीं, जिंदगी इतनी छोटी सी लगती है। तो अभी बस यही है कि अभी भी मुझे मजा आता है, सीखने में मजा आता है। और जब मुझसे कहा जाता कि आइए आप क्लास ले लीजिए बच्चों की, तो मुझे ऐसा लगता है क्लास कर लूँ, मैं क्लास में चला जाऊँ, क्लास लेने कभी नहीं गया, क्योंकि बच्चों से भी इतना सीखने मिलता है। मेरे तो बच्चे ही आदर्श रहे हमेशा, क्योंकि उनमें जो ईमान, उनमें जो सच्चाई होती है वो कहीं नहीं रहती। तो अगर आप जिंदगी भर वही बच्चे वाला कलेजा, बच्चे वाला हृदय करके अगर आप सीखना शुरू करें तो तमाम उम्र सीखते रहें। और कभी कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती कि अब लोग कहने लग जाते हैं भैया अभी तो यार इतने साल को मैं अब क्या सीखना शुरू कर, आप शुरू करिए। मैं जब मैं वहाँ पार्टी थिएटर में था, हारमोनियम पे हाथ नहीं लगाने देते थे। मैं जब NSD में आया तब मैंने वहाँ हारमोनियम, सितार, मेंडोलिन, ये सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट जो मिलते रहे, फिर खरीदे भी मैंने, और जाके यही सब कुछ अभ्यास करता रहता। ऐसे कोई उस्तादी और वो हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने शौक के लिए, क्योंकि म्यूजिक ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपको हर जगह काम आता है। इतना बढ़िया साथी है म्यूजिक आपका कि आपको कभी अकेला नहीं रहने देते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग म्यूजिक पे भी ध्यान दें। ना गाना आता हो, ना कोई बजाना, लेकिन अगर सुनना आता है अच्छा म्यूजिक, तो उसे देखिए आपका रास्ता कैसे खुलता है। तो म्यूजिक एक बहुत अहम है, और सुनना मुझे लगता है, तो ये अगर सुनना चाहे तो म्यूजिक सुनने से ही ताल्लुक रखता है। और आप सुनेंगे नहीं तो आप जो ऐसा अंदाजे से जो आपकी आदत पड़ी, अगर वो बोलते रहेंगे, वही करते रहेंगे, सुनना ना सीखा आपने, फिर वही रहेंगे जो हैं आप, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रास्ता दिखाती हैं। मैंने कभी कोई मंजिल नहीं बनाई कि मुझे वहां पहुंचना है या वो करना है, मैं सिर्फ रास्ता बनाना चाहता हूँ। ये रास्ता बनता चले और बस मैं चलते चला जाऊँ। कभी काम के बारे में कभी नहीं सोचा, और कभी मैं बॉम्बे नहीं गया, कभी भाग के काम, आज तक मैंने किसी से काम नहीं मांगा कि मुझे काम दे दीजिए। हमेशा ये कहा कि देख लो भैया, अगर दिखाई दे जाऊं कहीं हो, दिखाने के लिए नहीं बुलाता था कि आइए मेरा काम देख लीजिए। बॉम्बे जब 92 में गया, उससे पहले मैंने मैसी साहब की सलाम बॉम्बे और सही परांजपी की 4-5 फिल्में की। उस वक्त मैं दिल्ली में ही था। 92 में मैंने दिल्ली छोड़ा, क्योंकि वहाँ थिएटर का जो मजा था, जो माहौल था, जो सीखने में जो मिल रहा था, वो बहुत ही ऐसा था कि और कहीं मैंने गए नहीं। बिल्कुल बॉम्बे के जाने का मैंने इरादा छोड़ दिया कि यहीं से मैं काम कर रहा था। शेखर कपूर एक फिल्म कर रहे थे, दुश्मनी, तो उनका फोन आया कि फिल्म में वो शेखर कपूर का असिस्टेंट था, उन्होंने फोन किया, तो उसने सीधा कहा कि रणवीर जी वो शेखर कपूर एक फिल्म कर रहे हैं, उसमें है कॉमेडियन का रोल है। तो मैंने उसी वक्त मना कर दिया कि मुझे नहीं करना। तो वो तो परेशान, उसने जाके शेखर से कहा अब ये कॉमेडियन के कोई रोल होता है, अगर मैं कॉमेडियन कर तो वो कॉमेडियन बना के रख लेते मुझे। तो मैंने मना कर दिया। फिर एक और उनका असिस्टेंट था सुदर्शन जोयल, उसने फिर बात की, तो उनसे कहा, मैंने कहा यार वो तो कह रहा कॉमेडियन का ही कोई होता है, कोई कैरेक्टर बताओ तो क्या कैरेक्टर है? तो ये कॉमेडियन का, मैं कॉमेडियन नहीं बनना चाहता। फिर शेखर को जब उसने बताया तो शेखर फिर मुझे दिल्ली आया, वहां से पकड़ के ले गया, बोले नहीं कॉमेडी नहीं है, लोगों को बात करने का तरीका ही है। तब फिर मैं गया वहां बॉम्बे। उसके बाद तो फिर जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर शिफ्टिंग करना पड़ा मुझे। तो ये है कि एक तो अपने ऊपर यकीन करना बड़ा जरूरी है। और अपने ऊपर यकीन क्यों किया जाए भाई, क्यों किया जाए? अगर आप में कुछ है, कुव्वत है कुछ, तभी यकीन करेंगे ना। तो उस कुव्वत के लिए सीखिए, वक्त जाया मत करिए। और जरूरी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर जगह थिएटर तो होना ही चाहिए। हर स्कूल कॉलेजेस में थिएटर का सिखाया जाना बहुत ही जरूरी है इस जमाने में, क्योंकि थिएटर एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, ऐसा रास्ता दिखाता है और इतनी चीजें सिखा देता है कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि बस इस तरफ देखिए, थिएटर की तरफ देखिए, थिएटर होना चाहिए।
और अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले अगर आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी इज्जत करिए, क्योंकि इज्जत किसकी की जाए, उसमें वो हुनर तो होने चाहिए। तो अपने आप को वैसा बनाइए कि आप खुद अपनी इज्जत कर सकें। तो उसके लिए अगर आप वक्त जाया करेंगे तो अपनी इज्जत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस लायक है ही नहीं। तो हमेशा से बस यही मेरा रहा कि भैया कुछ करते चलो, सीखते चलो, वक्त जाया मत करो। और इस जमाने में अगर आप लेजी हैं, कुछ वक्त का ख्याल नहीं रख रहे कि बस चलो जो हो जाएगा हो जाएगा, कभी हो जाएगा कभी नहीं होता। करना खुद ही आपको पड़ेगा, और कोई दूसरा आपको सिखा नहीं सकता। सीखना खुद ही आपको पड़ेगा। दूसरा आपको रास्ता बता सकता है, सिरा पकड़ा सकता है जिंदगी का, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस यही है। और ऐसे ही मैं जिंदगी को मैंने इसी तरह लिया, और ऐसे सीखते चलता हूँ। अभी भी सीख रहा हूँ, और अभी ये लगता है कि जिंदगी बड़ी छोटी है, इतना कुछ पड़ा हुआ है म्यूजिक में, ये पूरा समंदर है। और डूबना सीखिए। कोई भी आप अगर काम करें तो काम को ऊपरी सतही तौर पर मत करिए, उसमें डूबना सीखिए। अगर आपको डूबना आ गया तो समझिए सब कुछ आ गया। जो भी काम करें, डूबना बड़ा लाजमी, बड़ा जरूरी है। मैं भी अभी जितने भी मैंने काम के अवार्ड मिल गए सब कुछ के लिए, लेकिन तसल्ली अभी तक नहीं मिली कि जो मैंने देखा कि जो भी मैंने उसमें कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आती रहती है। अगर मैं खुश हो जाऊं उसमें, तो ये नहीं कि मैं खुश होना नहीं चाहता, मैं खुश तब हूं कि जब मुझे लगे, हमेशा मुझे कमियां लगती रहती है। मैं अपना खुद का काम जो भी करता हूँ उसको बहुत दिनों के बाद देखता हूँ, मुझे हिम्मत नहीं पड़ती मुझे अपने काम की, कमियां नजर आएंगी। और क्या है कि थिएटर में तो अपनी कमी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले स्क्रिप्ट मिलता है, फिर मुझे पढ़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर शोज होते हैं। तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम उसमें इम्प्रूव करते रहते चले जाते हैं। तो उसमें तो कहीं सुकून मिल सकता है और सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। लेकिन फिल्मों में कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको फिल्म बस वही है, वक्त दिया जाता है कि आप पढ़ लीजिए, जितना कर सकते हैं कर लीजिए, रोड पर काम कर लीजिए, होमवर्क अगर किसी की आदत होती है करने की, किसी की नहीं होती, वो सीधा सेट पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने डायलॉग याद किया और बोल दिया और बोल के फिर बस खत्म हो के कह दिया। तो मैं तो फिल्म देख के अगर किसी तरह थोड़ा बहुत हुआ वो तो ठीक है, थिएटर में तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन फिल्मों में इंप्रूव कर देख के छाती पीटते रहते हैं कि आए इससे बेहतर क्यों नहीं कर पाया। तो ये भी है कि कभी कोई काम बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं है, उसमें अगर आप खोजते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलती जाती हैं। तो बस यही है, और क्या कहूँ मैं। और अगर आप लोगों की फिल्म में कोई इरादे हैं तो दूसरे पार्टी में पूछ लीजिए, नहीं तो वक्त मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। जर्नी तो बड़ी लंबी है, और बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने बहुत सिखाया म्यूजिक में, और मेरी बस यही तलाश रहती थी कि कहीं किसी से कुछ सीखने मिल जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।